नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम मैथ्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सामने ला रहे हैं और ये इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डेली क्विज देना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा चैनल A2B क्विज ये टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो और इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर क्विज, इंग्लिश क्विज और आपके जीएस के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्विज जो हैं वो कंडक्ट कराते हैं, तो उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, पहले आप क्वेश्चंस को खुद बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आप इनका सोल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, अ लेडी वॉक्स टू हर ऑफिस एवरी डे फ्रॉम हर होम एंड मेंटेन्स अ फिक्स टाइम फॉर द सेम। तो एक लेडी है जो अपने ऑफिस से, अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है, ठीक है, और एक वो फिक्स टाइम मेंटेन कर दी है उस जर्नी के लिए। और एक दिन क्या होता है कि वो अपनी स्पीड को 25% जो है डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो उसको यूजुअल टाइम लगता था उसका कितना फ्रैक्शन से वो लेट हो जाएगी उस दिन जिस दिन उसने अपनी स्पीड डिक्रीज की। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि जो स्पीड है, स्पीड जो है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो जो स्पीड का रेशो होगा उसका उल्टा जो होगा वो टाइम का रेशो होगा। तो स्पीड अगर यूजुअल दिन एस यू है और स्पीड डिक्रीज एस डी है, तो इन दोनों का रिलेशन, जो इन दोनों का रेशो है वो क्या होगा? 25% उसने रिड्यूस कर दी ना। तो पहले अगर 100% थी, या मैं बोलूँ पहले 4 यूनिट थी, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है। तो अगर पहले 4 थी तो एक कम कर दी तो अब 3 हो जाएगी। ये स्पीड का रेशो हो गया। तो टाइम यूजुअल रेशो टाइम डिक्रीज कितना होगा? ये हो जाएगा 3 से 4, उल्टा हो जाएगा इसका। मतलब पहले अगर उसको 3 यूनिट लगते थे, अब वो कितने यूनिट जो है कम लेगा यूजुअल टाइम के कंपैरिजन में? 1/3, ठीक है। तो 1/3 से जो है उसका टाइम कम हो जाएगा, फ्रैक्शन अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और परसेंटेज में बात करें तो 33.33%। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ए एंड बी इज 92, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज 30% मोर देन दैट इन बी, ठीक है। तो ए में जो बच्चों की संख्या है वो 30% ज़्यादा है बी से, और दोनों क्लास में मिला के बच्चे 92 हैं। द एवरेज वेट इन के जी ऑफ स्टूडेंट बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन ए, और एवरेज वेट जो बी में बच्चों का है वो 50% ज़्यादा है ए के बच्चों से। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए एंड बी इज 56 किलो, देन व्हाट इज द एवरेज वेट इन के जी ऑफ स्टूडेंट बी। तो बी के बच्चों का एवरेज औसत वजन आपसे पूछ रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ए और बी में मिला के 92 बच्चे हैं और ए में इसने बोला है कि 30% ज़्यादा बच्चे हैं बी से, तो मैं बोलता हूँ ये ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, ठीक है। बी में बच्चे जो होंगे अगर इसमें 10 हैं तो इसमें रेशो में कितने हो जाएंगे? 13 यूनिट हो जाएंगे, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर 10 इसमें है तो 3 ज़्यादा 13 इसमें हो गए, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि एवरेज वेट जो है वो 50% ज़्यादा है, औसत वजन जो है ना बी में वो 50% ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर इसमें 2 वजन है औसत, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, औसत वजन इन बच्चों का कितना आएगा? तो 2 तो आएगा ही, प्लस 1 एक्स्ट्रा इसमें है ना, और 10 पे कितना हो जाएगा? 10 अपॉन ये बटेगा 23 लोगों में। तो साथियों ये जो चीज़ आएगी ना, ये मेरी आएगी यूनिट में औसत वजन। तो 23 दूनी 46 और 10 56/23 यूनिट। बट एक्चुअल टर्म्स में कितना दिया हुआ है? 56। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 23। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है औसत वजन बता दो बी के स्टूडेंट का, स्टूडेंट इन बी। तो बी में तो ये है ना बच्चे 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 23 थी, 69 kg, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days लेस देन बी, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। पहले इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि अगर वो 7 काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो ए अगर 40% काम को 12 दिन में कर रहा है, तो भाई ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 12 इंटू, ये हो जाएगा 12 इंटू 5/2, जो कि हो जाएगा 30 दिन। तो भाई ए 30 दिन में काम कर देगा, और 20 ने बोला है 25% मोर एफिशिएंट देन ए है। तो मैं अगर ए रेशो बी लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? भाई बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ना ए से। तो अगर ये 4 यूनिट काम कर रहा है तो ये 5 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days लेस देन बी।
अब देखो सी जो है ना वो 12 दिन कम टाइम लेता है बी से, बट ये जो 12 दिन है ना साथियों, ये डेज की बात है। आप यहाँ पर सीधा यूनिट्स में इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं बी के दिन निकाल लेता हूँ। भाई बी कितने दिनों में काम करेगा। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो है ये एफिशिएंसी का रेशो है ना, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो जब 5 की वैल्यू 30 है, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू 30 होगी ना भाई, एक को 30 दिन लग रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो बी जो है वो 24 दिन ले रहा है, तो सी जो होगा वो 12 दिन लेगा। भाई सी 12 दिन लेगा ना, तो इनके टाइम का रेशो जो है वो साथियों वो क्या आएगा, इनके टाइम का रेशो आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 30:24:12। 6 से काट लो, 6 पंजे 6 दूनी 6 चौक और 6 दूनी 5:4:2। तो ये मुझे क्या मिल गया भाई, ये मुझे टाइम का रेशो मिल गया। अब इसने क्या बोला है, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। अब ध्यान से देखो, टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो निकाला जा सकता है 3 रेशो के केस में। कैसे, इन 2 रेशो को लिख दो यहाँ पर, 4 दूनी 8, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ये बीच में आ जाएगा 10, और इन दोनों का कर दो तो इधर आ जाएगा 20। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। इनको काटोगे तो फर्दर क्या मिलेगा, फर्दर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4:5:10। ये मुझे क्या मिल गया भाई, एफिशिएंसी का रेशो मिल गया तीनों का। अब बस कुछ नहीं करना, आपसे बोला है जो डी है ना वो 25% लेस एफिशिएंट है सी से। तो भाई सी अगर 10 है तो उससे 25% लेस एफिशिएंट मतलब वो इसका 75% है। भाई इसका 75% 7.5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बता दो, ए जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, ए जो है वो काम को, पूरे काम को 30 दिन में कर रहा है। एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 30 चौक 120। तो 120 तो क्या आ गया, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी जोड़ दो सबकी। भाई 10 और 5 15 और 4 19 और 7 26.5। 26.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 53/2 लिख सकता हूँ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 240/53। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹30,000 थ्रू 2 डिस्काउंट स्कीम अंडर स्कीम 1 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25, 16 एंड 15% आर ऑफर्ड, और दूसरी स्कीम में 20, 15 और 16 का ऑफर किया जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस अंडर 2 स्कीम। तो मेरे को एक बात बताओ, इनमें जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो किस वजह से होगा। देखो मैं स्कीम 1 का सक्सेसिव लिखता हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा 25%, माइनस का 25% आ गया क्योंकि डिस्काउंट में सक्सेसिव निकाल रहे हैं, और माइनस का 15 एंड 16 का सक्सेसिव। स्कीम 2 की बात करता हूँ तो स्कीम 2 में 20% अलग है और सक्सेसिव फॉर 15 एंड 16% सेम है। ठीक है, अब भाई इन दोनों को जब आप वो करोगे, माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा, डिफरेंस ऐसे क्रिएट होगा, ये जो चीज़ है ना इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पहले ये देख लो, 15 एंड 16% है ना, तो माइनस का 31% तो एक हो गया, प्लस 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा 150 और 90, 150 और 90 240, तो 2.4, क्योंकि बटा 100 आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस का 28.6%। ठीक है, अब ये जो 28.6% है ना यहाँ पर, अब इन दोनों में आप ये चीज़ चेक कर लो कि 28.6% जो ये आया है, इसमें जो डिफरेंस होगा, अब इस चीज़ का सक्सेसिव लिखा जाएगा माइनस का 25, माइनस का 28.6 और प्लस का 25 इंटू 28.6/100। ठीक है, ये दो चीज़ें अलग रहेंगी, ये कटेगा दोनों में क्योंकि ये सेम आएगा दोनों में। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, माइनस का 20%, माइनस का 28.6% प्लस का 20 इंटू 28.6/100। देखो ये आपको बताने के लिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ, वरना इसको जल्दी भी किया जा सकता है। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो साइन बदल जाएंगे, यहाँ प्लस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गए, 25 में से 20 घटाना है तो माइनस का 5% बचेगा, प्लस 25 चौका 4 से ये 4 सत्ते 28, और ये कितना आ जाएगा 0.6 है ना, तो 4 ही कम 4 15। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस का 7.15, ये प्लस का 7.15, और ये 5 पे कटेगा, 5 पंजे कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 3 36, 5 सत्ते 35 और 2, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। भाई 5 में से 2 गया 3, 11 में से 7 गया 4, यहाँ कितना बचा 6 में से 5 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा साथियों, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3.57। तो यही जो परसेंटेज है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके सेलिंग प्राइस में, और ये किस इसका ये
3.57% किसका निकालना है? 30,000 का। भाई निकाल लो, लास्ट में क्या आएगा? 7×3 = 21 आएगा, तो 1 आएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम ऑफ ₹P एट अ रेट ऑफ R% पर एनम फॉर 3 years इज 11,250 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years। ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए है, SI 3 साल के लिए, सेम रेट पर वो आता है 7650 रुपये। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड R रेस्पेक्टिवली। अब देखो साथियों, मैं सबसे पहले इसमें R की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो SI 3 साल के लिए इतना है ना, तो भाई 3 साल के लिए अगर SI 11,250 मिल रहा है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? ये 3 × 3 = 9, 2 × 22 3 × 7 = 21, 5 × 15 × 2। तो 2 साल के लिए जो आपका SI बनेगा वो कितना बनेगा? इसका डबल, तो 6,000 तो एक हो गया और 1,500 एक हो गया, तो 7,500 हो जाएगा। और 2 साल, ये 2 साल का SI, और 2 साल के लिए CI कितना है साथियों? 2 साल के लिए CI है 7650 रुपये। तो बेसिकली आपने क्या देखा, अगर मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँ तो 3750, 3750, ये पहले साल की बात कर रहा हूँ, ये दूसरे साल। बट दूसरे साल के SCI में इस पर भी ब्याज मिला, जो कितना मिला आपको? 150 रुपये, तभी तो 7650 रुपये मिला आपको CI 2 साल में। अब 150 जो है वो 3750 का कितना परसेंट है, ये निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। अब 1/25 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 4%। ठीक है, ऑप्शन देख लो 4% कितनों में? एक ही ऑप्शन में, सी में। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकालना है तो किसी भी वैल्यू में फिट कर दो, SI वाली में, वहाँ से प्रिंसिपल भी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स। तो इनके उसमें एक लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स को जो है अरेंज करना है। ठीक है, मतलब इनका एक ग्रुप बनाना है, और साथ ही साथ वो जो ग्रुप होना चाहिए, जो बनाया गया है, वो एक सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन दी जा रही है। तो आप एक बात बताओ, इन नंबरों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो कितना आएगा भाई? 15 और 20 का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो वो 60 आएगा, 60 और 18 का। या फिर आप ऐसे देख लो, इनका मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा? 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा भाई? 18 और 20 का एलसीएम होगा साथियों आपका 18 × 5 = 90 ना, 90 दूनी 180, 180 इनका होगा। 15 और 12 का भी 180 हो जाएगा, 10 का भी 180 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका फाइनली आ जाएगा 180। अब 180 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, लीस्ट नंबर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए। तो इसका कौन सा मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर होगा? इसका 5th मल्टीपल हो जाएगा। 18 × 5 = 90, 900। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x = √6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x6 + 1/x6। अब साथियों मेरे को एक बात बताओ, √x + 1/√x है ना, इसकी वैल्यू क्या है? √6। तो अगर मैं आपसे पूछूं x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर कर दो, 2 माइनस कर दो, तो 4 आ जाएगी। अब फिर बात करता हूँ x² + 1/x² की, तो ये कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करो और 2 माइनस कर दो, 16 - 2 14। अब फाइनली मैं बोलता हूँ कि इसका क्यूब कर दो। यहाँ पर मैं क्यूब कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर किया है, यहाँ पर भी स्क्वायर किया है। तो क्यूब करोगे तो x6 मिल जाएगा + 1/x6 जो हमें चाहिए था। और क्यूब कैसे करते हैं? क्यूब की जो वैल्यू आती है वो होती है 14 का क्यूब कर दो -3 × 14। अब 14 का क्यूब आपको पता होगा 27, 44 - 42, 44 में से 42 गए 2, ऑप्शन बी। इसको हटा दीजिएगा साथियों, इसको मैं PDF में एडिट करा दूंगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, इसको हटा दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इफ sin² θ by tan² θ minus sin² θ = 5 then the value of 24 cos² θ minus 15 secant² θ by 6 cosecant² θ minus 7 cot² θ। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ sin² θ और इस पूरे टर्म्स को उधर भेज देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5 tan² θ minus 5 sin² θ। अब भाई यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 6 sin² θ = 5 tan² θ। ठीक है, हालांकि ये चीज़ सीधी लिखी जा सकती है बट मैं आपको बताने के पर्पज से बता रहा हूँ। sin² से sin² कट जाएगा, क्योंकि tan क्या होता है? sin बाई cos। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? cos² θ = कितना आ जाएगा? 5/6। अगर cos² θ इतना है तो भाई सीधी सी बात है sin² θ जो होगा वो 1/6 होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है वो 1 होना चाहिए। cos² θ + sin² θ 1 होता है ना। अब ये देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 24 × cos² θ की वैल्यू कितनी है? 5/6 - 15
सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, रिवर्स कर दो कॉस स्क्वायर थीटा का, 6/5 अपॉन 6 कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा 6 माइनस 7। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन करोगे तो 5/6 अपॉन 1/6 ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 36 माइनस 35, तो नीचे तो बन गया साथियों 1, ऊपर क्या बनेगा 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 5 ये 15, 3 6 18, 20 माइनस 18 2, 2/1 2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इन अ सर्कल ए बी एंड डी सी आर टू कोड्स, व्हेन ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस दे मीट एट पी, इफ पी सी इज 2.8, पी बी इज 3.15 और ए बी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको सी डी पूछा है, सी डी क्या होगा। अब साथियों देखो, मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये मैंने सर्कल बनाया। अब इसने बोला है दो कोड हैं ए बी और डी सी, तो मैंने ये बना दी कोड और एक बना दी ये। ठीक है, ये मैंने बोला ए बी और ये बोला मैंने डी और सी। ठीक है, अब इसने बोला है ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है, ये मैंने इनको बढ़ा दिया बाहर। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को इन्होंने बोला है पी। ठीक है जी, पी सी की वैल्यू कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू कितनी है 3.15 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए बी की वैल्यू उन्होंने दी है 3.85 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है सी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो साथियों ये आपकी क्या बन गई सीकेंट, और इसमें प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि दिस इनटू इस पूरी साइड का इक्वल टू दिस इनटू इस पूरी साइड का प्रोडक्ट। तो करते हैं 2.8 इंटू एक्स, एक्स मैं पूरी लंबाई मान रहा हूँ, इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 और 3 6, 0.85 0.15 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो 0.4 आएगा, तो यहाँ बनेगा 4 इंटू एक्स बाई 10 और यहाँ बचेगा 3 15 और नीचे 100 आ जाएगा, तो 10 से 100 10 पे कट जाएगा, 4 से इसको काट दो, 4 7 28। अब देखो सीधी सी बात है, 7 से स्टार्ट होगा और 0.5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 7.5 का 4 गुना जो है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 31.5 बनेगा, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ए कंटेनर इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस एंड डेप्थ आर इक्वल। ठीक है, एंड गेट्स कंप्लीटली फिल्ड बाई 1,28,000 स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स, ईच ऑफ विच डायमीटर इज 2 mm, वट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द कंटेनर। अब आपसे बोल रहा है कि कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में, ये मान लो मैंने कंटेनर बना दिया, ठीक है, कोन की फॉर्म में। ठीक है, इसको उल्टा कर लेना, और इसमें इसने बोला है कि इसने क्या डाला है, ड्रॉपलेट्स डाली हैं स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये मैंने इसमें ड्रॉपलेट्स डाल दिए ऐसे। ठीक है, ऐसी कितनी ड्रॉपलेट्स डालनी है मैंने 1,28,000। ठीक है, और इन ड्रॉपलेट्स की आपको डायमीटर दे दी भाई, इनकी डायमीटर 2 mm है, तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 mm स्फीयर की। ठीक है जी, अब कंटेनर की रेडियस में आर मान लेता हूँ, कंटेनर की हाइट कितनी है, उसने डेप्थ बोल दिया ना भाई, रेडियस एंड डेप्थ आर इक्वल, तो अगर ये आर है तो इसकी डेप्थ जो है, इसकी गहराई जो है वो भी आर हो जाएगी। तो आपको सीधी सी बात एक चीज़ पता है कि भाई जितनी वॉल्यूम इस कंटेनर की होगी उतनी जो है ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स इसमें आ पाएंगी। एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, 1 इंटू 1 और नीचे mm है ना, 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 mm में साथियों 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं नीचे डिवाइड करूँ तो 1000 आ जाएगा और इतना सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, इक्वल टू, बट ये तो एक की है ना, 1,28,000 की कितनी होगी 128 3 0 पीछे लगा दो। ठीक है, अब 3 0 से 3 0 साथियों की कट जाएगी, और राइट साइड में किसकी वॉल्यूम आएगी, वो आएगी कंटेनर की, जो कि होती है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर आर इंटू आर, ये बन जाएगा आर क्यूब, पाई से पाई मैंने काट दिया, 3 से 3 काट दिया, और ये 128 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया साथियों आपका 512। ठीक है, इक्वल टू आर का क्यूब, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इसमें दिया गया है कि एक 9 डिजिट का नंबर है 87605x31y, ये डिविजिबल है 72 से, तो आपसे पूछ रहा है 2x - 3y की वैल्यू बताओ। तो मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ 87605x31y, ये नंबर 72 से डिविजिबल है ना, तो 72 से अगर ये डिविजिबल है तो ये 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है,
वो बोलता है लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अगर मैं लिखता हूँ 31y और इसको 8 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो 8, ये 24, 7 बचेगा। 7 के साथ कौन सा पेयर आ सकता है जो 8 से डिविजिबल हो जाए? तो आप बोलोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि 72 कट जाएगा। तो सिंस y की वैल्यू 2 है, तो अब ये चेक करते हैं कि भाई कौन कौन से पेयर बन रहे हैं जो सीधे 9 से कट जाएंगे। तो आप देखोगे 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये तो कट गया पूरा। 6 और 1 7 और 2 9, ये कट गया। बचा क्या फाइनली? 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये नंबर जो है 9 से कट जाए? तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू होगी 4। एक्स की वैल्यू 4 मिल गई, तो 4 दूनी 8 माइनस 8, 3 दूनी 6, तो 8 माइनस 6 2, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अरुणा राय टू बाई 6 kg मोर फॉर ₹272। तो 15% रिडक्शन होता है प्राइस में। तो प्राइस में अगर 15% का रिडक्शन हो रहा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है साथियों, तो 20 का सामान जो है अब मुझे 17 में मिल रहा है, तो कंजम्पशन जो होगी वो 17 की 20 हो जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर 3 यूनिट कंजम्पशन बढ़ी है, बट इसने बोला है कि 6 kg बढ़ रही है, तो भाई डबल हो जाएगा। 17 दूनी 34 किलो अगर मैं पहले ले रहा था, अब मैं कितने किलो ले रहा हूँ? अब मैं ले रहा हूँ 40 किलो। मुझे पूछ क्या रहा है? द रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, जो घटा हुआ प्राइस है वो कितना है? तो 40 किलो ले रहा हूँ मैं, कितने का सामान? 272 में, बटा 40, 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दो, 4 छिके 24, 4 अट्ठे 6.8, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क विद साइड 78, 160 एंड 178 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose sides are in the ratio of 13:12। द स्मॉलर साइड इन मीटर्स ऑफ द गार्डन इज। तो आपसे बोल रहा है एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, उसका जो एरिया है ना वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन के इक्वल है। तो आपसे छोटी साइड पूछ रहा है गार्डन की। तो साथियों, जब भी आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, इसमें ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप चेक कर सकते हो। और आपको एक चीज़ दिखेगी कि जो एसएससी ये जो ट्रायंगुलर की साइड देता है ना, अक्सर वो एक क्या फॉर्म कर रही होंगी 90% केसेस में? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही होगी। तो पहले आप सॉल्व करने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि उस केस में एरिया जो है वो काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा देखूँ, हालांकि ये साइड्स आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रही हैं, थोड़ा सा आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई यूनिट डिजिट चेक कर लो। 8 का स्क्वायर 64, 4, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर, यहाँ 4 मिल जाएगा, तो 4 इक्वल टू 4। हालांकि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप जरूर चेक कर लीजिएगा इसको कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। 90% केसेस में करती हैं, जैसा कि इस केस में कर रही हैं। तो ये जो ट्रायंगल होगा आपका, ये कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू 78 इंटू 160, और ये बराबर मुझे किसके करना है? रेक्टेंगुलर गार्डन के। तो मैंने साइड मान ली 13x इंटू 12x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों का इस साइड ले लिया मैंने। 2 से काटूंगा तो 39, 13 से 13 3 39, 3 से 4 पे, 4 से 40 पे। ठीक है साथियों, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 40 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√10, और एक्स की वैल्यू 2√10 है और छोटी साइड पूछ रहा है, तो छोटी साइड है 12x, 12 दूनी 24, 24√10 मीटर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। अ रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर हैज़ वन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वट इज़ द लेंथ ऑफ लार्जर डायगोनल। तो अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसका ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, एक डायगोनल ये और एक दूसरा हो जाएगा, मान लो ये डायगोनल मान लेता हूँ, ये बाइसेक्ट करेंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये 90 पे बाइसेक्ट करती हैं, ये आपको पता होगा। तो अब आप मेरे को एक बात बता दो, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन गया? कुछ इस प्रकार से, ये 90 है, ये 30 है और ये 60 हो जाएगा। अब 90 की अपोजिट साइड कितनी है साथियों? 90 की अपोजिट साइड आपको दिख रही होगी, ये 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने सवाल में दिया हुआ है। अगर ये 28 है 90 के अपोजिट, तो 60 के अपोजिट क्या हो जाएगी? तो 30 के अपोजिट पहले अगर आप देखो तो इसका आधा हो जाएगी 14, और 60 के अपोजिट हो जाएगी 14√2। तो इसने लार्जर डायगोनल पूछा है, तो लार्जर डायगोनल जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा, 14 का डबल 28√2। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें दिया हुआ है कॉस थीटा की वैल्यू है 4x/1 + 4x स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताओ। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ, कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलने वाला है ना, क्योंकि साइन थीटा में भी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साथियों, नीचे जो आपको टर्म दिखनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 1 + 4x स्क्वायर। आप ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें ये टर्म आपको दिख रही है, इसमें नहीं है,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वैसे आप सॉल्व करना चाहो तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो कि भाई इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है, वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, 3 jugs of equal capacity are filled with a mixture of milk and water in the proportion 3:1, 7:1, 11:5. 3 jugs are emptied into a single container, ठीक है, एक ही कंटेनर में डाल दिया जाता है। तो रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको दिया था मिल्क रेशो वाटर, और फाइनली आपसे उल्टा पूछ रहा है वाटर इज टू मिल्क, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि इस केस में ऑप्शन जो है वो आपके अलग अलग है, बट कई बार ऑप्शन सेम हो जाते हैं, बस उनको रिवर्स कर दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। और इक्वल कैपेसिटी है इनकी, तो करते हैं सवाल को। 3:1, 7:1, 11:5। सबसे पहले इक्वल कैपेसिटी बनाते हैं। ये 4 यूनिट वॉल्यूम है इसकी 8 यूनिट है, इसकी 16 यूनिट है। तो मैं बोलता हूँ इसको 4 से कर दो, इसको 2 से, और इसको तो रहने दो। 4 से करोगे 4 × 12 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 11, रेशो 4 + 2 + 5, ये कितना हो जाएगा? 14 और 11 25, 25 और 12 37, रेशो 6 और 5 11। रेशो आपको इसका उल्टा लिखना था, 11:37, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग्स। एक्सपेंडिचर एक पर्सन का 40% ज़्यादा है उसकी सेविंग से। इफ़ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 40% एंड मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 60%, देन ही सेव्स 2070 मोर इन अ मंथ। वट इज़ द इनिशियल मंथली सैलरी, वट इज़ द इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर। तो पुराना उसका एक्सपेंडिचर पूछा है। तो आप एक बात बताओ, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर और फाइनल आपकी इनकम बन जाती है। सेविंग्स आपकी क्या है? 40% ज़्यादा है सेविंग्स से ना, तो अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 7, और आपकी इनकम हो जाएगी 12 यूनिट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो 500, इसको 700 और इसको 1200। उसने बोला क्या है? 40% जो है, उसने बोला है 40% आपकी मंथली इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इसका 40% बढ़ा दो, 480 रुपये बढ़ गए यहाँ पर। एक्सपेंडिचर आपका कितना बढ़ रहा है भाई? 60% बढ़ जा रहा है, तो 420 रुपये यहाँ बढ़ गए। तो फाइनली जो आपकी सेविंग बढ़ी होगी वो कितनी बढ़ी होगी भाई? वो 60 रुपये बढ़ी होगी यूनिट्स की टर्म्स में। और ये 60 यूनिट जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2070 के। 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दो, 3 दूनी 3 6 18, 3 निम 27, 69/2। एक यूनिट की वैल्यू आ गई इतने रुपीज़। अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो आपसे मंथली एक्सपेंडिचर पूछ रहा है पुराने वाला, तो वो था आपका 700, 69/2 × 700। फाइनली अब आप एक बात बताओ, 2 से इसको काटोगे तो 350 आएगा, और लास्ट में आपको मिलना चाहिए 5, ठीक है, और 0 आना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए, इन दोनों में से होगा, और नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 2 7 और 2 9, 5 और 4 9, और दोनों है खैर 3 के मल्टीपल, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर आप इनको करोगे तो आपको कितना मिलेगा? पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 69 को मैं क्या करता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं 69 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले। तो 69 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और 27, 20,700 तो एक हो गया, और 50 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। पहले मैंने इसको 300 से किया है, तो आप साथियों खुद देख सकते हो 20,700 तो वैसे ही आ गया, तो इससे ऊपर ही आएगा नंबर, ऑप्शन सी आऊगा सही आंसर। Anu bought some pens for 9500. He sold 40% pen at a loss of 12% and 1/3 of the remaining at profit of 25%. At what percent should he sell the remaining pens so as to earn a profit of 10% in the entire transaction? देखो, अनूप ने कुछ पेन 9500 के खरीदे, उसने 40% जो पेन है ना वो 12% के लॉस पे बेच दिए। तो 40% पेन मतलब 2/5। फिर उसने 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान देना रिमेनिंग का 1/3, एक फ्रैक्शन हमें मिली 1/3, और बचे हुए आपसे पेन पूछ रहा है कि कितने पे बेचे ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए एंटायर ट्रांजैक्शन पर। अब मैं नंबर मान लेता हूँ कि 15 यूनिट पेन थे उनके पास, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा भाई? इसका 2/5 कितना हो जाएगा? इसका 2/5 हो जाएगा 6, और रिमेनिंग कितने होंगे फिर? 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3। बचे कितने होंगे? 6 3 9 6, ठीक है। तो 6:3:6 ये क्वांटिटी है, तो 2:1:2। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा? यहाँ पर मुझे दिया है 12% का लॉस, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 25% का प्रॉफिट। यहाँ मुझसे पूछ रहा है फाइनली 5 आइटम होंगे ना, 5 आइटम पर 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो आप देख लो, 50% का फाइनल प्रॉफिट चाहिए, 2x + 25%
और -24%, तो ये कितना हो गया साथियों, 1% का लाभ। उधर जाएगा तो -49/2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 24.5% का फ़ायदा चाहिएगा, तब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ें आप। क्वेश्चन में दिया जा रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 70,000 ईच। आफ्टर 10 months ए इन्वेस्ट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 40,000। आफ्टर 2 more months बी विड्रॉज ₹20,000। आफ्टर 2 more months a third person C joins business and invests ₹40,000. If at the end of 2 years C get ₹7500 as his share of profit, then what is A's share in the profit? तो ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन इसके नहीं है, पीडीएफ में मैं एडिट करा दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों स्टार्ट करने से पहले इसमें मैं एक बात बताऊंगा, ये जो 4 0 आपको दिख रही है ना, इनको मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये सब में सेम है, तो ये कट जाएंगी। तो मैं मानूंगा इनको 7, 4 और 2। तो देखो ए और बी ने पैसा लगाया, तो ए ने 70,000 लगाया ना इनिशियली 10 महीने के लिए, तो मैं मान लेता हूँ 7 पैसा लगाया 10 महीने के लिए, और बी ने भी 7 पैसा लगाया, बट यहाँ पर 2 महीने बाद 10 महीने के 2 महीने बाद बी विड्रॉल करता है, तो ये 7 यूनिट पैसा जो लगा हुआ बी का, ये 12 महीने तक लगा हुआ। ठीक है जी। दूसरी बात, अब ए जो है वो 10 महीने बाद 40,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी हो जाएगी 1,10,000। तो मैं लिख देता हूँ 11। और कितने साल तक चलेगा पैसा, 2 साल तक चला है ना, तो 10 महीने तो हो चुके, बचे 14 महीने तक ये पैसा चलेगा। प्लस बी 2 मोर महीने बाद 20,000 निकाल लेता है, तो बचा पैसा कितना, 5 यूनिट। कितने महीने के लिए, 12 महीने तो हो गए, एडिशनल 12 महीने। अब देखो भाई, सी जॉइंस 2 महीने बाद, और मतलब इस 12 महीने के भी 2 महीने बाद, तो 10 महीने तक बी सी का पैसा चलेगा। सी और लिख लेते हैं। सी ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 4 यूनिट की, और इसका पैसा जो चलेगा साथियों वो 10 महीने तक ही चलेगा केवल। ठीक है। और सी को 7500 रुपये मिलते हैं, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सब में आपको क्या दिख रहा होगा, 2 तो दिख रहा है, तो मैं 2 निकाल लेता हूँ कॉमन, तो ये 70 में से ये बचेगा 35, यह आ जाएगा 77। रेशो ए रेशो बी रेशो सी कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 6 42 प्लस 5 6 30, 2 कॉमन ले लिया सब में से 20, ये कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 112 रेशो, ये आ जाएगा 2 72 रेशो 20। हालांकि इसमें से अब फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 4 कॉमन और आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 28 रेशो 18 चौक 72 4 पंजे 20। अब 5 की वैल्यू 7500 है, मतलब इसका कितने गुना, 1500 गुना। आपसे पूछ किसका रहा है, ए का शेयर पूछ रहा है प्रॉफिट में, तो भाई ए का शेयर होगा 1500 गुना इसका। तो 28 को 15 से गुना कर लो भाई, 280 तो एक हो गया, 28 पंजे कितना होता है 140, इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 42,000। 1 0 और आएगी ना इसकी, 2 0 और आएंगी। ठीक है जी, सवाल समझ में आया होगा आपको, तो 42,000 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में दिया साथियों, मैन कैन रो अ बोट 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 घंटा। तो 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है 6 घंटे में। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में वो 100 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रैवल कर लेगा। तो साथियों एक बात बताओ, 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के साथ प्लस 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम के साथ 6 घंटे लग रहे हैं ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड बनती है बोट की स्पीड को प्लस कर दो स्ट्रीम की स्पीड में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ बोट की स्पीड x है, तो x + 6 और ये बनेगा x - 6। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हो आप। ठीक है, वैसे सॉल्व तो आप कर ही लोगे इसको, बट मैं कह रहा हूँ इसको हिट एंड ट्रायल से देखो। कैसे भाई, 100 किलोमीटर जाना है और मैं मानता हूँ ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो अगर मैं इनकी स्पीड को चेक करूँ, यहाँ से मुझे स्पीड मिल जाएगी बोट की। ठीक है, उसको मैं यहाँ पुट करके जल्दी से चेक कर सकता हूँ। 100 किलोमीटर अगर कोई बंदा 5 घंटे में जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी बोट की स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 20 किलोमीटर पर आवर है, तो आप यहाँ चेक करके देख लो भाई, 20 + 6 26, 26 का मल्टीपल होता है 78 3 पे, प्लस 20 - 6 14, 14 3 42, 3 + 3 6 मिल गया आपको, तो ऑप्शन एक ही सही होगा। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ, 8 में इसमें बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि 8 में ये आंसर पॉइंट में आएगा, 6 नहीं लूँगा, 4 ही ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन बचे थे आपके पास। इस तरीके से आप सवालों को जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और साथियों अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और आप और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो एक चीज़ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई और सुझाव है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है और हम और भी वीडियोज़ ऐसी आपके लिए ला पाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है साथियों आपको, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो वाइडर ऑडियंस तक जाती है। और इस
पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे ऑफिशियल हैंडल Alpha 2 Beta क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जय हिंद।